Dear student, class 11, subject chemistry, chapter atomic structure, content Bohr atomic model. Dear student, Niels Bohr 1930 presented an atomic model on the basis of Planck quantum theory. In order to remove the defect of Rutherford atomic model, its major postulates are. Dear student, Niels Bohr ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जो कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। यह मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के डिफेक्ट को रिमूव करने का प्रयास था और इसमें रदरफोर्ड से रिलेटेड डिफरेंट क्वेरीज को सॉल्व किया गया। डियर स्टूडेंट, प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट जिस सोर्स से इमिट होती है या ट्रेवल होती है वह पैकेट या बंडल के फॉर्म में ट्रेवल होती है। यह पैकेट या बंडल क्वांटा फोटान के नाम पर जाना जाता है। मीन्स लाइट पैकेट या बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है। इसकी एनर्जी की यूनिट क्वांटा, या ऐसा कह सकते हैं कि यह पैकेट या बंडल फोटान के नाम पर जाना जाता है। इसमें कंस्टिट्यूएंट टोटल एनर्जी ई प्रोपोर्शनल होती है उस लाइट की फ्रिक्वेंसी के। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल देयर आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम which are spherical. There are called orbit. Electron revolve in these orbits. Electron revolve in those orbits only in which the angular momentum is integral in form of h by 2 pi. The energy of orbit nearest to nucleus is minimum. It's denoted by k for n1, l, m, n means respectively 1, 2, 3, 4. There is no charge change in energy of an electron when it revolves in its own orbit or energy level. Energy is given externally. An electron its move high energy level and return back its ground state emit energy. The frequency or wavelength of emitted or absorbed radiation depend upon the difference between involved energy level. On the basis of above postulate, the explanation of and calculation of radii of orbit, energy of orbit, velocity of electron, atomic spectrum of hydrogen are possible. डियर स्टूडेंट, नील्स बोहर के अकॉर्ड एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल होता है जो कि स्फीरिकल शेप का होता है। वह स्फीरिकल शेप वाला न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल ऑर्बिट के नाम पर जाना जाता है। ऑर्बिट वह पथ या वह पर्टिकुलर स्फीरिकल एरिया होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व या मूव होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट्स मीन्स एनर्जी लेवल्स पर रिवॉल्व होता है, मीन्स मूव करता है। वह ऐसे एनर्जी लेवल पर ही मूव करता है या ऐसे ऑर्बिट पर ही मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 के इंटेग्रल मल्टीप्लाई होता है। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस से सेंटर से मीन्स हम आउटर मोस्ट सरफेस या सराउंडिंग्स की ओर जब मूव करते हैं तब एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। हम इन्हें पर्टिकुलर 1, 2, 3, 4 या के एलिमेंट जैसे नंबर से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के नियर अबाउट होता है उसे लोअर एनर्जी लेवल, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से फार होते जाते हैं मीन्स हम डिस्टेंस्ड या दूर होते जाते हैं वैसे हायर एनर्जी लेवल के फॉर्म में हम उन्हें डिनोट करते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्बिट या सेट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उन्हें लोअर एनर्जी लेवल, और जैसे ही न्यूक्लियस से हम दूर हटते जाते हैं इन ऑर्बिट्स को हायर एनर्जी लेवल से डिनोट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स मीन्स किसी एक ऑर्बिट पर रिवॉल्व होता है तब वह ना तो एनर्जी को गेन करता और ना ही एनर्जी को वो इमिट करता। मीन्स रिवॉल्व होता हुआ इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट पर रिवॉल्विंग की प्रोसेस को परफॉर्म करता है तब वो ना तो एनर्जी गेन करता और ना ही वो इमिट करता।
बट डियर स्टूडेंट, जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर प्लेस्ड होता है या पहुंचता है, तब वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को गेन करता है। किस फॉर्म में गेन करता है? क्वांटा या फोटान के फॉर्म में गेन करता है। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर मूव करता है, तब वह रेडिएशन मिस क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, और उसके द्वारा रिलीज़ की गई एनर्जी उन दो आर्बिट्स के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होता है। मीन्स कंक्लूड किया जाए तो हमारे पास अभी तक एटम्स के बारे में यह इन्फॉर्मेशन जस्टिफाई हो चुकी है कि एटम के सेंट्रल पर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस पर उस पर्टिकुलर एटम के पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करते हैं, जो पूरे एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फीरिकल प्रोबेबल एरिया होता है। जिस प्रोबेबल एरिया पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या रिवॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। इन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। हम जैसे ही न्यूक्लियस मीन्स एटम के सेंटर से सराउंडिंग्स मीन्स आउटर सरफेस की ओर मूव करते हैं, वैसे वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता हुआ जाता है। मीन्स जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नियर अबाउट होता है उसे लोअर एनर्जी, और जो सबसे फार सिचुएटेड होता है उसे हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी एक निश्चित ऑर्बिट पर रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते और ना ही एनर्जी को इमिट करते, बट जब वो हायर एनर्जी से लोअर या लोअर से हायर एनर्जी पर शिफ्ट होते हैं, तब या तो वह एक्सटर्नली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या तो वह एनर्जी को सिस्टम पर रिलीज़ करते हैं। यह एब्जॉर्ब या रिलीज़ की गई एनर्जी क्वांटा, फोटान या रेडिएशंस के फॉर्म में होती है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम बोहर एटॉमिक मॉडल से हम एटम की रेडियाई, ऑर्बिट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू बोहर मॉडल को जस्टिफाई किया। ध्यान दीजिएगा, सपोज देन सिंगल इलेक्ट्रॉन है और उसे हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं। वह एनर्जी को पाकर फर्स्ट सेल से सेकंड से थर्ड मीन्स लोअर से एनर्जी हायर एनर्जी लेवल्स की ओर क्या करता है? मूव करता है। और जब वो रिटर्न या बाउंस बैक होता है, तब वो गेन की गई एनर्जी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में रिलीज़ करता है, जिसे हम कंटिन्यूसली लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड जैसे सीरीज़ के नाम पर हम क्या करते हैं? उसे जस्टिफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, बोहर एटॉमिक मॉडल्स के थ्रू हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एन ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट एनर्जी और एनर्जी लेवल, देन नाइदर एनर्जी इज कंज्यूम नॉर इज रिलीज्ड। मीन्स ये सोचा गया था रदरफोर्ड मॉडल से कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, तब वह रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करता है, जिससे इसकी स्पीड स्लो होती है और वो इलिप्टिकल या स्पाइरल पथ को फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस से मिक्स हो जाता है या उस पर फॉल ऑन हो जाता है। इसे एक्सप्लेन कर तो एटम कैसे स्टेबल होगा? मीन्स एटम की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जस्टिफाई की गई कि एक ही ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट पर रिवॉल्व या रोटेट होता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को रिलीज़ करता है। When an electron enter from low energy orbit to high energy orbit, from high energy orbit to low energy orbit, the energy is absorbed or evolved in form of radiation. Means जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर ट्रांसफ़र होता है, उस समय पर वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है रेडिएशंस के फॉर्म में। एनर्जी सिंस रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ की जाती है ये क्वांटा के फॉर्म में होती है। और जब अब इस क्वांटा का फोटोग्राफिक प्लेट पर हम क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं, तब हमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, तब हमें डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, after that we are going to discuss the drawback of Bohr atomic model.
Bohr model could not successfully explain the spectra of atom containing one electron but could not explain the spectra of atom containing more than one electron. Dear student, जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मीन्स हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन था, उसे N1 मीन्स फर्स्ट सेल से हम उसे लगातार लास्ट मोस्ट सेल मीन्स 7 तक मूव कराते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पर ट्रांसफ़र होता है तो वो कंज्यूम की गई एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, और उस इमिटेड एनर्जी का हम फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट देखते हैं मीन्स उसका फोटोग्राफ तैयार करते हैं। तब हमें लाइमन सीरीज़ जो कि यूवी रेडिएशन के इक्वल है, बामर सीरीज़ जो कि विजुअल रेज के इक्वल है, फासेंट सीरीज इंफ्रारेड इक्वल, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड इक्वल एंड फुंड सीरीज एक इंफ्रारेड इक्वल रेडिएशन वाली हमें अलग अलग ऑर्बिट अपीयर होती हैं। इससे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और पर्टिकुलर उन ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल का नॉलेज हमें मिलता है। लेकिन जो बोहर मॉडल है, यह हाइड्रोजन एक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मीन्स ऐसा एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसके स्पेक्ट्रम और उसके कैरेक्टरिस्टिक की को एक्सप्लेनेशन तो बेहतर करता है, बट when we take one more than one electron elements, it's not explain the spectra of that element. highly magnifying Highly magnifying microscopic studies of atomic spectrum reveals that it consists of minute lines. Bohr theory, microscopic structure of spectral line could not be defined. Dear student, यह जो नील्स बोर मॉडल है, ये जीमन और स्टार्क इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं करता। डियर स्टूडेंट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन को पास कराते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, और ये स्प्लिट होकर किस में बदल जाती हैं, क्लोजली स्पेस लाइन में चेंज हो जाती हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन का क्लोजली पैक्ड हो जाना जीमन इफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। बोहर मॉडल जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह जब हम स्पेक्ट्रल लाइन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तब स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं। यह इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट कहलाता है और इसे भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी आर suitably only for calculation the energy of atom or ion containing one electron. ये बोहर मॉडल ना तो जीमन इफेक्ट को ना तो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करता, साथ में यदि इलेक्ट्रॉन एक से अधिक हो जाते हैं उस समय पर भी पर्टिकुलर एटम की एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी सुटेबली कैलकुलेट करना कठिन है। इट इज़ अनेबल एक्सप्लेन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स में किस मैनर को फॉलो करेगा, यह एक्सप्लेन करने में भी यह मॉडल असमर्थ रहा। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट बोहर मॉडल वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स सेल एंड सब सेल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, several modifications were introduced to remove the defect of Bohr atomic model. Concept of cell and subcell, while given through about the presence of orbit inside the subcell, de Broglie dual nature theory, Hinsberg uncertainty principle, Schrodinger wave mechanical concept, several basic change in atomic structure. Dear student, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोहर एटॉमिक मॉडल्स के डिफेक्ट को रिमूव करने का अटेम्प्ट लिया गया। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी और कॉन्सेप्ट शामिल हुए, जैसे जीमन के अकॉर्ड ऑर्बिटल के अंदर भी सब ऑर्बिटल या सब सेल प्रेजेंस होती है अकॉर्डिंग टू जीमन। डी ब्रॉगली के अकॉर्ड ड्यूअल नेचर शो करता है यह पार्टिकल या एटम। हिंसबर्ग के अकॉर्ड हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास और उसका चार्ज एक समय पर काउंट करना कठिन है, यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हिंसबर्ग का। श्रोडिंजर की मैकेनिकल वेव कॉन्सेप्ट, इन सभी के पास्टुलेट को शामिल करते हुए
मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट आया सेल और सब सेल कॉन्सेप्ट का, ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट कॉन्सेप्ट का। ऑर्बिट आर एक्सप्लेन इन डिटेल इन बोहर एटॉमिक मॉडल। ऑर्बिट क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होती हैं, इसे हम बोहर मॉडल के अकॉर्ड क्या कर सके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब सेल। सब सेल जैसा कॉन्सेप्ट पहली बार समरफील्ड ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस फाउंड करी तो उन्होंने ये पाया कि ये लाइंस कुछ सेवरल माइन्यूट लाइन से भी मिलकर बनी होती हैं। जब उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई तो पता चला कि जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है तो जो गैप्स होते हैं वहाँ पर माइन्यूट लाइंस पाई जाती है, और उन्हीं के बेस पर उन्होंने सब सेल कॉन्सेप्ट को क्या लिया, हाँ, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उनके अकॉर्ड हर एनर्जी लेवल अपने एक पर्टिकुलर प्रोबेबल एरिया होता है, और उस प्रोबेबल एरिया पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। आफ्टर दैट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, मैटर और लाइट ड्यूअल बिहेव शो करती है। न्यूटन के अकॉर्ड, न्यूटन ने जब कार्पोस्कुलर थ्योरी लाइट के लिए प्रपोज करी तो उनका मानना क्या था, तो न्यूटन्स का मानना ये था कार्पोस्कुलर थ्योरी के अकॉर्ड कि जो लाइट होती है ये एक धारा या स्ट्रीम होती है, किनका, कणों का, पार्टिकल्स का या कार्पोस्कुलर का। इस थ्योरी को एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सका, या इस थ्योरी के अकॉर्ड हम डिफ्रैक्शंस तो को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट ह्यूजन प्रेजेंटेड द वेव नेचर ऑफ लाइट, और दूसरी तरह हाइजन ने लाइट मैकेनिज्म को प्रपोज किया। मीन्स हमने सबसे पहले न्यूटन्स की कार्पोस्कुलर थ्योरी जानी। उनका मानना था कि लाइट पार्टिकल या कार्पोस्केल में कणों की एक धारा या स्ट्रीम होती है, जबकि हाइजन ने कहा कि लाइट वेव नेचर की होती है। मैक्स बेल ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंटेड किया। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाया, जिसके द्वारा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को भी क्या कर पाए, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैक्स प्लांक आए, इसके बाद उन्होंने क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी। इसके बाद आइंस्टीन आए, थ्योरी ऑफ एक्जिबिट्स ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और तब हमारे सामने आई कि लाइट दोहरा व्यवहार करता है। अकॉर्डिंग टू इट लाइट वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल और पार्टिकल दैट इज द नोन एज द क्वांटा। मीन्स समझिए इसकी हिस्ट्री को, लाइट और मैटर किस बिहेवियर का है। तो यदि हम न्यूटन की माने तो उनकी कार्पोस्कुलर थ्योरी के अकॉर्ड लाइट पैकेट या लाइट पार्टिकल या कार्पोस्केल की एक स्ट्रीम या धारा होती है, मिस लाइट कणों के रूप में बहती है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्ड, कार्पोस्कुलर थ्योरी के अकॉर्ड हम लाइट के डिफ्रैक्शन कैरेक्टर्स की व्याख्या नहीं कर सकते। न्यूटन के बाद हाइजेंस की वेव थ्योरी आई, इसके बाद मैक्सवेल की वेव थ्योरी आई, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट लाया। और लेकिन फिर भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे कैरेक्टरिस्टिक की व्याख्या नहीं कर सके। इसके बाद आए मैक्स प्लांक, उन्होंने क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी, और उनका मानना था कि लाइट पैकेट या बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसे क्वांटा कहा जाता है। इंस्पायर्ड बाय द एबव थ्योरीज, इन सभी थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर डी ब्रॉगली नेम के साइंटिस्ट ने यह एज्यूम किया कि जो मैटर या लाइट होती है ये ड्यूअल नेचर शो करती है। नेचर ऑफ मैटर सिमिलर टू लाइट, अकॉर्डिंग टू इट इस न्यू थ्योरी के अकॉर्ड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इन मोशन एग्जिबिट्स वेव नेचर। मीन्स यह जो पर्टिकुलर पार्टिकल होता है ये वेव और पार्टिकल दोनों तरह का व्यवहार करता है। दिस कॉन्सेप्ट प्रपोज द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इस तरह से मैटर का ड्यूअल नेचर देखने को मिला। इस थ्योरी को डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया और इसे सपोर्ट किया आइंस्टाइन ने। आफ्टर दैट हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट्स पोजिशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हिंसबर्ग प्रपोज अ इम्पॉर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। आप समझ रहे हैं, जब कोई चीज़ मूव करती है तो मूविंग बॉडी का मास कैलकुलेट करना कठिन है, और यदि वो चार्ज पार्टिकल है, वो मूव करने वाला ही पार्टिकल है, तो उसके मास को इजीली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तब हिंसबर्ग के अकॉर्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करना कठिन है, साइमल्टेनियसली द पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन
एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल, किसी भी स्मॉल मूव करने वाले पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ डिटरमाइन करना कठिन है। सच एज इलेक्ट्रॉन विथ इंटायर अनसर्टेनिटी, मीन्स कहा जाए यदि कोई मूविंग पार्टिकल है और यदि हम उसका मास और उसकी वेलोसिटी मीन्स मोमेंटम दोनों को पोजीशन और मोमेंटम एक समय पर काउंट करना चाहते हैं तो वो अनसर्टेन है। और यही कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर भी, मीन्स इलेक्ट्रॉन भी अनसर्टेन माना जाता है। आफ्टर दैट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉर एटम। डियर स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, डियर स्टूडेंट, क्लासिकल जो मैकेनिक्स थे ये हैवलीज बॉडी के लिए, मीन्स प्लेनेट, सैटेलाइट, ऐसे लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए सक्सेसफुल इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स पर लॉन्च करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस ड्यूअल नेचर वाले मैटर को हम या क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम क्या करें, इसके को डिस्क्राइब कर सकें। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप की गई हिंसबर्ग और श्रोडिंगर द्वारा। फंडामेंटल इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलप किए गए और एक सिस्टम डेवलप किया गया ताकि इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके। और हमारे सामने आया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और इन एटम और इन आयन सिमिलर टू द हाइड्रोजन। The probability of finding an electron at a point within an atom to directly proportional to at that point. A number of wave functions are possible for electron, hence a number of atomic orbital are there in an atom. Different point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where the electron most probably to be found. Dear students, Schrodinger और हिंसबर्ग के अकॉर्ड एक समय पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को काउंट करना कठिन है, मीन्स वो अनसर्टेन है। इसलिए यदि हम अनसर्टेनिटी के अकॉर्ड पर्टिकुलर उसकी पोजीशन को जानना चाहते हैं तो ये अनप्रॉबेबल है। मीन्स किसी भी एटम के अराउंड चारों तरफ वह प्रॉबेबल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की या मूव होने की प्रॉबिलिटी या पाए जाने की प्रॉबिलिटी अधिक होती है, उसी को ही हम क्या मानते हैं, ऑर्बिट मानते हैं। ऑर्बिट कॉन्सेप्ट हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस पर आया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोमेंटम, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि यह कठिन काम है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही समय पर क्या कर सकें, काउंट कर सकें। बट इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यह तो कठिन है कि इलेक्ट्रॉन की क्या मोमेंटम और पोजीशन एक साथ ना काउंट किया जा सके, लेकिन यह पॉसिबल है कि हम प्रोबेबिलिटी लगा सकें कि इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल एरिया में न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पाया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वह 3 डायमेंशनल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम या अधिकतम होती है, उसी को ही हम नाम देते हैं ऑर्बिटल। सपोज देन डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम इन द स्फीरिकल रीजन, so we can say that orbital of hydrogen atom is spherical. After that quantum number, electron of different atom are located at a specific distance from the nucleus and have a definite amount of energy. State of an electron in an atom is defined on the basis of these two properties. Possible state of electron can be known by quantum mechanical laws, hence the number of used are called quantum number. डियर स्टूडेंट, किसी भी आइटम में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक डिस्टेंस पर होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यदि हम एटम से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, उनके एनर्जी लेवल्स को जानना चाहते हैं, तब हम क्वांटम मैकेनिकल लॉज का यूज़ करते हैं। और इस क्वांटम मैकेनिकल लॉ में जिन नंबर्स का यूज किया जाता है वो सिंबल्स होते हैं और उन्हें क्वांटम नंबर्स के नाम पर जाना जाता है।
Quantum numbers are obtained from the solution of Schrodinger equation with the fourth quantum is found from spectroscopy. So principal means यदि जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं इन की वैल्यू हम श्रोडिंजर इक्वेशन से पा सकते हैं। क्वांटम नंबर के थ्रू हम एटम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लेवल, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाते हैं। 4 टाइप की क्वांटम नंबर स्पेशल क्वांटम नंबर हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड आर एजीमुथल, थर्ड वन इज़ द मैग्नेटिक एंड फोर्थ वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, हम क्वांटम नंबर के थ्रू एटम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, पहले क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन्स किसी भी एटम के सेंटर मीन्स न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पर और कितनी डिस्टेंस पर रिवॉल्व हो रहा है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। यह मेजरमेंट होती है मीन्स इफ़ेक्टिव वॉल्यूम बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि सेंटर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स इलेक्ट्रॉन का वह प्रोबेबल एरिया जहां वो मूव कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर 1 2 3 4 से या KLM से। जैसे जैसे यह डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है मीन्स इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इंक्रीज। मीन्स जैसे जैसे हम सेंटर से फार अवे या आउटर सरफेस की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे रेडियाई इंक्रीज होती है, मीन्स एनर्जी इंक्रीज होती है। द नंबर n डिनोट करता है एनर्जी लेवल को। जैसे यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका मतलब है कि नियरेस्ट एनर्जी लेवल है, मीन्स पहली सेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यदि n=2 है, इसका मीन्स ये हुआ कि नियर एनर्जी लेवल 2 है। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 2 3 4 होता है। ये 1/2 2/2 नहीं हो सकता। दूसरा, यह एटम की रेडियाइस को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर से या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टेंस को शो करता है। यह एनर्जी लेवल को शो करता है। जैसे ही हम सेंटर से आउटर मोस्ट पार्ट की ओर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम L से डिनोट करते हैं। L की जो वैल्यू होती है वह n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। इसे सब सेल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। मीन्स इसका ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ L गिव्स द सब सेल और सब सेल in which the orbital of electron is located. It also determines the shape of the orbital in which the orbital electron is situated. The value of L is 1 2 3 0. Dear student, समझिए यहाँ पर आपने कहा इन सेल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सेल डेवलप होती हैं। तो आपने कहा ये पर्टिकुलर प्रोबेबल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या रोटेट हो रहा है वो पर्टिकुलर एरिया या एनर्जी लेवल को आपने रिप्रेजेंट किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उस प्रिंसिपल मीन्स उस एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तब एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट करेगा और उस शेप को हम रिप्रेजेंट करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू n पर डिपेंड करती है। n-1 = L। मीन्स यदि L की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल है। यदि L की वैल्यू 1 है मीन्स वो p ऑर्बिटल है। यदि L की वैल्यू 2 है तो वो d ऑर्बिटल है। और यदि f की वैल्यू 3 है तो वो f ऑर्बिटल है। डियर स्टूडेंट, हमें 4 ऑर्बिटल ही स्टडी करनी है। हमारे पास L रूल है, n+L रूल, या इसे न्यूलैंड लॉ भी कहा जाता है। इसमें हमें ये तय करना होता है कि किसी भी एनर्जी लेवल में कितनी सब सेल होंगी। तो यदि L की वैल्यू 0 है मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन पहली सेल में रिवॉल्व हो रहा है तो n= कितना हुआ 1।
तो n इक्वल टू यदि 1 है मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व हो रहा है, तो हम उसकी सब सेल निकालें मीन्स n माइनस वन इक्वल टू वन एल होगा, मीन्स 1 माइनस वन इक्वल टू 0। यदि जब वैल्यू 0 आती है तो वो स्फीरिकल शेप बनाएगा और ऑर्बिटल कौन सा होगा, एल होगा। यदि एल की वैल्यू 1 आती है तो ऑर्बिटल कैसा होगा, डम्बल शेप होगा जिसे पी कहते हैं। यदि डी और एफ आती है मीन्स 2 और 3 आती है तो ऑर्बिटल डी और एफ होंगे जो कि डबल डम्बल शेप होंगे। थर्ड मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें रेडियाई, डिस्टेंस और एनर्जी हमने काउंट करी। सब सेल से हमने ये पता किया कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में किस तरह का शेप बनाता है और किस सब सेल में वो रिवॉल्व हो रहा है। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा when magnetic field is applied in source producing spectral line get splitted into the several fine lines. This phenomena is called Zeeman effect. मीन्स क्या कहा गया था, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन मेरियम में तो हमें स्प्लिस देखने को मिलता है और यही जीवन इफेक्ट कहलाता है। यदि हमने थर्ड क्वांटम नंबर के अकॉर्ड हम ये जान सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है या पर्टिकुलर एटम है वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लॉन्च किया गया जिसे m से रिप्रेजेंट किया गया। इसके द्वारा हम स्पेक्ट्रल रिलेटेड क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। टोटल वैल्यू जो m की होती है वो l पर डिपेंड करती है। हम जितनी भी वैल्यू किसकी पाते हैं, l की पाते हैं, -l से 0 सहित हम +l तक उसे काउंट करते हैं। मीन्स यदि l की वैल्यू 0 है और यदि l की वैल्यू 1 है तो -1 0 +l तक हम इसे काउंट करते हैं हर इलेक्ट्रॉन के लिए। लास्ट वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। यह क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है S से। इसे बेक मैकेनिक्स ट्रीटमेंट के द्वारा डिराइव नहीं किया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पिन कर रहा है जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसका डायरेक्शन क्या है। यह हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। डियर स्टूडेंट, जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है ये इसकी वैल्यू केवल 2 होती है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। जो प्लस हाफ की वैल्यू आती है वो रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन जनरली क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और यदि वो माइनस हाफ आता है तो इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट, हमने क्वांटम नंबर के थ्रू जाना कि पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे हमें एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी मिलती है। एनर्जी लेवल्स के बेस पर हम पर्टिकुलर उस एटम की रेडियाई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वैल्यूम हम काउंट कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलता है किसी भी एनर्जी लेवल में कितने सब सेल हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ किस तरह का पथवे या किस तरह का शेप बनाता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है उस समय वो किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर करता है, इसका की जानकारी भी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू ले सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम क्वांटम नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एटम की रेडियाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का साइज, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर, उस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इन सभी जानकारियों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हम ये जानेंगे कि ये ऑर्बिट मीन्स चीफ एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल मीन्स ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंसेस क्या हैं। डियर स्टूडेंट, ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पथ होता है कहाँ, न्यूक्लियस के चारों ओर। मीन्स न्यूक्लियर के चारों ओर वेल डिफाइंड सर्कुलर पथ ऑर्बिट कहलाता है, जबकि उस ऑर्बिट के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है और वह मैक्सिमम प्रोबेबल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए जैसा शेप बनाएगा वह ऑर्बिटल कहलाता है। डियर स्टूडेंट, जो ऑर्बिट होता है यह प्लेनर मोशन को शो करता है, जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं वो
डायमेंशनल मोशन को शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, मूव होता है। डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज 2n²। डियर, आप जानते हैं किसी भी ऑर्बिट में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। n क्या है, यहाँ पर क्वांटम नंबर है, या ऐसा कह दें ऑर्बिट नंबर है। n इज टू 1 मीस टू 1 मीस टू 2 जा 4, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप वाले होते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हमने ये जाना, यदि हम इसे पूरे चैप्टर को कंक्लूड करें तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल है। फिर हमें ये पता चला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से कि एटम ही वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मैटर, कंपाउंड या डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर दैट हमने सर्च किया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल से क्लियर हुआ कि एटम में एक सेंटर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या रोटेट होता है। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल एरिया पर रिवॉल्व और रोटेट होता है। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, उन एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एब्जॉर्ब या रिलीज करता है एनर्जी, इमिट करता है एनर्जी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द क्वांटम number principle, azimuthal, magnetic and spin quantum number. They have represent the radii of atom, energy of electron, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, इन एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिलअप किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि एटम स्टेबल रहे डिफरेंट कंपाउंड या मिक्सचर्स के फॉर्म में। सो डिफरेंट रूल्स आर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट रिनाउंड साइंटिस्ट टू स्टडी the distribution of electron in different energy level. First, Aufbau principle. डियर स्टूडेंट, aufbau एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स है बिल्डिंग अप, बनाना। इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने में किया जाता है। इस लॉ के अकॉर्ड द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन द वेरियस सब ऑर्बिट्स इन देयर ऑर्डर टू इंक्रीज एनर्जीज, स्टार्टिंग विद द सब ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। इनका कहना क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर या लोवेस्ट ऑर्बिट पर भरेंगे जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होगी, और ग्रेजुअली हम इंक्रीज होते हुए एनर्जी लेवल पर हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे। डियर स्टूडेंट, समझिए, मीन्स लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिलअप किया जाएगा, ग्रेजुअली बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी लेवल कम है या लोअर एनर्जी का है और कौन हायर एनर्जी का है? तब हम इसे जानकारी के लिए हम n+l रूल इवॉल्व करते हैं। n+l रूल क्या है? n है चीप क्वांटम नंबर, l है सब क्वांटम नंबर। हमने पहले देखा कि फर्स्ट पहली से n = 1 तो s = n-1 = 0, मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन 1s1 फर्स्ट 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, मीन्स हम n+l रूल के थ्रू निकाल सकते हैं ये वैल्यू। जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम होगी उस पर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप किया जाएगा, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप किया जाएगा। अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्चुअली ये ब्लैक बोर्ड वर्क है। क्या बताया हमने आपको? डियर स्टूडेंट, हमने आपसे डिस्कस किया कि aufbau प्रिंसिपल में हमने ये जाना, aufbau का मतलब है बिल्डिंग अप। इस मीन्स है हम लोअर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पहले और हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं। मीन्स हम लोअर से हायर की और ग्रेजुअल इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमें ये कैसे जानकारी मिले कि लोअर एनर्जी लेवल कौन है, हायर एनर्जी लेवल कौन है? हम इसे n+l रूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस ऑर्बिट की n+l वैल्यू मिनिमम होगी उस पर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप किया जाएगा, और जिसकी l+ वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, सेकंड इज़ द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। इसका मीन्स ये हुआ डियर स्टूडेंट कि किसी भी ऑर्बिट में 2n² मीन्स 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका मीन्स ये भी होता है कि किसी भी एटम की चारों
क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ली। लास्ट वन इज द हुंड रूल्स। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी does not take place until the orbitals of subcell are singly occupied। मीन्स यदि आप किसी भी सेल मीन्स किसी भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस एनर्जी लेवल पर कितनी सब सेल हैं। जब सभी सब सेलों में जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनों को डबल फिलअप नहीं कर सकते। मीन्स क्या कहता है हुंड रूल कहता है कि सपोज देन आप किसी एनर्जी लेवल पर हैं, सपोज देन आप एनर्जी लेवल पर हैं सेकंड पर। सेकंड कितनी सबसेल से मिलकर बना होगा, एस और पी, 2 सबसेल से मिलकर बना होगा। तो जब तक एस और पी में दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे तब तक आप उन इलेक्ट्रॉनों को डबल नहीं कर सकते। या ऐसा कह दें कि इलेक्ट्रॉनों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 में, n = 4 तो l = 3 मीन्स आप कौन सी सबसेल होंगी, एस पी डी एफ। तो जब तक आप चारों में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर देंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉनों को डबल नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।